Hello friends, my name is Rajiv Soni. I'm from RG International and today we are having Miss Ankita Walan. She's the entrepreneur from Surat and she's a very leading personality in Surat city. And welcome to our show, Ankita. How are you? I'm all right, and thank you so much for having me here Thank on you. such an amazing session. अंकिता जी बहुत सारे क्वेश्चंस आप मुझे फोन पे पूछ रहे थे तो आई थॉट लेट मी इनवाइट यू फॉर द शो एंड लेट्स हैव इट इन डिस्कशन सो आई एम श्योर दैट यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस सो गाइस वी गोइंग टू टॉक टुडे अबाउट लाइक स्टडीइंग इन अब्रॉड तो बच्चों के लिए क्या बेनिफिट्स है क्या मीत है लोगों को वो सारे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम थोड़ी डिटेल में आज डिस्कस करेंगे और डेफिनेटली अंकिता जी के जो भी डाउट्स है आई एम हियर टू हेल्प हर आउट और उनके सारे डाउट आई होप मैं आप आज क्लियर कर पाऊँ डेफिनेटली यू कैन और ये क्वेश्चंस इसीलिए आए थे एंड आई हैव रेज अ फ्यू क्वेश्चंस ऑन फोन आल्सो क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हुई है कि फ्यू इयर्स बैक आई वांटेड टू बट समहाउ आई कुड नॉट तो सोचा कि क्यों नहीं इस पे थोड़ा रिसर्च किया जाए काफी सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं जो शायद नहीं कर पाते होंगे तो आज एक इसी प्लेटफॉर्म के जरिए हम काफी सारी चीजें उन बच्चों के लिए क्लियर कर सकते हैं उन पेरेंट्स के लिए क्लियर कर सकते हैं जो शायद ये सोच रहे हैं बट फर्दर स्टेप आउट नहीं कर पा रहे सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट राजीव who can apply for study overseas anyone let's see जो भी बच्चा जिसने 12th ग्रेड कंप्लीट कर लिया है ठीक है 12th पास कर लिया है वो बच्चा अप्लाई कर सकता है जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है वो भी अप्लाई कर सकता है बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि वो शायद सोचते होंगे कि भाई हमने तो ग्रेजुएशन 5 साल पहले कंप्लीट की थी 8 साल पहले कंप्लीट की थी और अभी हमें कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी अगर मिले तो हम ले सकते हैं तो उनके लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे होते हैं तो लाइक जो भी 12th पास बच्चा है ग्रेजुएट किया हुआ बंदा है या किसी ने मास्टर्स भी किया हुआ है तो उनके लिए पीएचडी के भी ऑप्शंस है और उसके बाद भी मतलब उसके साथ अगर कोई दूसरे सब्जेक्ट में भी उनको मास्टर्स करना है तो दे कैन डू दैट सो लाइक सब्जेक्ट दे कैन चेंज यस अभी जैसे एग्जांपल किसी ने मास्टर्स एमबीए किया हुआ है फाइनेंस में ठीक है तो उनके लिए बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस है कि वो एमबीए या मास्टर्स कोई और सब्जेक्ट में लॉजिस्टिक में कर सकते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कर सकता है तो देयर आर प्लेंटी ऑफ अदर अपॉर्चुनिटीज कि वो कर सकते हैं और बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस है बच्चों के लिए कि जो 12th ग्रेड और उसके ऊपर है पढ़ाई किए हुए वो जा सकते हैं आराम से बट 12th मतलब 10th या 12th से नीचे किसी की पढ़ाई है तो वो उनके लिए ऑप्शंस नहीं है कोई ओके इसका मतलब ये है कि कई बार लाइफ में ये होता है कि कई बार बच्चे कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस्ड होते हैं और मास्टर डिग्री के बाद में वो कहीं और पे डाइवर्ट होते हैं किसी और चीज़ में आगे स्टडी करना चाहते हैं तो दे कैन अप्लाई फॉर द पीएचडी इन अ डिफरेंट फील्ड डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं अंकिता जी जिन्होंने लेट्स सी कि ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया मास्टर्स करना था बट फैमिली सिचुएशंस ऐसी हो गई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई बट मास्टर्स नहीं कर पाए पर अभी वो लाइफ में इस तरीके से सेट है कि भाई अभी करे कि ना करे तो अगर उनको ये स्टेज भी बहुत लोग ऐसे होते मेरे बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मैरिड है जिनके बच्चे भी है बट एट दिस डेज नाउ दे वांट्स टू डू देयर मास्टर्स एंड पीएचडी तो वो भी आते हैं मेरे पास बोलते हैं राजीव कैन वी डू दिस ऑफ कोर्स यू कैन डू दैट पढ़ाई के लिए कोई एज नहीं होती है बट यस जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि क्यों करना है ये एज में और अभी आप क्या कर रहे हो तो कुछ जैसे वीज़ा पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत सारे ऐसे एसओपी बनाने पड़ते हैं यूनिवर्सिटी भी जानना पसंद करती है कि भाई यू आर 35 36 यू वांट टू डू योर मास्टर्स और पीएचडी ये एज में क्यों एक्सप्लेन करो तो अगर बंदा सही से कर लेगा तो एडमिशन हो जाता है उसका वीज़ा भी आ जाता है बच्चे जाते हैं एंड माय टीम उनको काफ़ी हेल्प करती है सब चीज़ों में अमेजिंग ओवरऑल मतलब आपका कोई गैप है स्टडी के अंदर तो इट डजंट मैटर ऐसा नहीं कि आप रुक गए हो पढ़ाई के लिए आप आगे भी पढ़ सकते हो और ये बोला भी जाता है एजुकेशन के लिए कोई एज नहीं होती है राइट दैट्स वेरी ट्रू दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू दैट्स अमेजिंग सो द सेकंड क्वेश्चन इज व्हिच कंट्रीज वी प्रमोट फॉर स्टडीइंग अब्रॉड यूएसए यूके कनाडा यूरोप की काफ़ी कंट्रीज़ है जो हम बहुत एक्सक्लूसिवली प्रमोट करते हैं पूरा यूरोप करते हैं बट जैसे फिनलैंड है जैसे स्पेन है जैसे पोलैंड है लैटविया है लिथुआनिया है बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ है जहाँ पे हमारे काफ़ी एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट्स है यूनिवर्सिटीज़ के साथ कि पूरे इंडिया में दूसरों के पास नहीं है वी आर द ओनली एक्सक्लूसिव पार्टनर्स तो ये कुछ है उसके अलावा भी हम ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड भी है जो बच्चों को हम हेल्प करते हैं एडमिशन वीज़ा फाइलिंग के लिए सो दीज आर द मेजर कंट्रीज वेयर वी रिक्रूट द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
Okay, that's Yes. amazing. And have seen you. You yourself travel there. Yes. Because मैं आपके स्टोरीज यूट्यूब वीडियोस देखती हूँ, ये खुद वहाँ पर बकायदा जाते हैं, विजिट करते हैं. Yeah. चाहे वो कितना भी डिग्री ठंडी क्यों नहीं हो, बट ही हिमसेल्फ गो देयर एंड एक्सपीरियंस, क्योंकि वहाँ से प्रैक्टिकल दिखने वाले को पता जी, चलता है. मेरा पता है ये मेरा मोटिव ये होता है अंकिता जी कि आज मैं या मेरी टीम कोई भी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स के साथ, पेरेंट्स के साथ हम जब शेयर करते हैं ना, तो हम वैसे नहीं कि हमने गूगल कर लिया या यूट्यूब की किसी की और वीडियोस हमने देख लिए और वो इंफॉर्मेशन के बेस पे हम किसी को गाइड करें. मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि मैं जो भी यूनिवर्सिटी प्रमोट करता हूँ, जो भी कंट्री में प्रमोट करता हूँ, तो सारा ये जो इन्फॉर्मेशन है ग्राउंड लेवल से मैं खुद उसको एक्सपीरियंस लेता हूँ ये सब चीज़ों का. भी जैसे कोई यूनिवर्सिटी है तो मैं खुद वहाँ पे जाता हूँ, विजिट करता हूँ, उसके मैनेजमेंट को मिलता हूँ, देखता हूँ क्या है क्या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होते हैं जिनका मोटिव सिर्फ एजुकेशन ही होता है. और कई बार ऐसी यूनिवर्सिटी में भी मिल जाती है कि भाई उनका मोटिव कुछ और होता है, नॉट ओनली लाइक एजुकेशन. तो ये जज करना बहुत ज़रूरी होता है कि क्योंकि हम बच्चों के कैरियर पे पूरा ये हम खेल खेलते हैं. ऐसा नहीं है कि भाई हमने दे दिया, बच्चे चले गए और कर लिया, कल जाके कुछ भी हुआ तो कहीं ना कहीं हमें गिल्टी फील होती है कि साला हमने गलत चीज़ बच्चे को दे दी. तो ये सारी चीज़ें ना हो, इसीलिए हम पर्सनली विजिट करते हैं यूनिवर्सिटीज़ को, कंट्री को, और पूरी चीज़ें वहाँ की ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, वहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज़ है ड्यूरिंग द स्टडी, आफ्टर द स्टडी, प्रोग्राम्स कैसे है, यूनिवर्सिटीज़ कैसे है, वो सारे हम यूट्यूब चैनल के थ्रू, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू हम बच्चों या पेरेंट्स तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का हम पूरा प्रयास करते हैं. That's great. मतलब you build trust, you know. Yes. There is no mediator between university and this company and all. He himself travel. ये खुद जाते हैं और खुद देख कर आते हैं. मतलब एक ट्रस्ट आप इतना स्ट्रॉन्ग बिल्ड करते हैं कि आपको कोई पर्टिकुलर कोई प्रैक्टिकल वीडियो दूसरे दिखाने की ज़रूरत नहीं है. आपके खुद के ही होते हैं ट्रैवल के, जहाँ पे आप बच्चों को सारा एक्सप्लेन करते हैं वहाँ कहाँ पे क्या कैसे चल रहा है, एंड हाउ यू गोना बी इन देयर. 100%. हमेशा ये एक और प्रयत्न मेरा भी रहता है बच्चों से कि जो भी मेरे स्टूडेंट्स अंकिता जी वहाँ पे पढ़ते हैं, मैं साल में एटलीस्ट एक बार तो मैं ट्राई करता ही हूँ, कई बार 2 बार भी हो जाता है, कि बच्चों से मैं 1-on-1 वहाँ पे मैं मिलता हूँ मेरे स्टूडेंट से. एंड मैं उनके साथ डिनर पे भी जाता हूँ, ठीक है, बहुत ग्रुप में होते हैं तो बैठ के बातें करता हूँ उनके साथ 2-3 घंटे, उनके एक्सपीरियंस मैं रिकॉर्ड करता हूँ वीडियोस में, उनके साथ बातें कि भाई वहाँ पे क्या है क्या नहीं है कैसा है. और वही इन्फॉर्मेशंस जो मुझे वहाँ से जो मिलती है वो बहुत ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है, जो मैं फ्यूचर में जो जाने वाले बच्चे होते हैं उनको वो चीज़ों की हेल्प मिले, वो तरीके से हम वो इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते हैं. फिर सो फैमिलियर. मतलब आई कैन से कि अगर पेरेंट्स नहीं जा पा रहे तो ये खुद तो ट्रैवल करते ही हैं, तो पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों बहुत फैमिलियर फील करते हैं और अकेला फील नहीं होता है. सिंपल आप ऐसा नहीं फील करेंगे कि किसी ने आपको भेज दिया है और कोई पूछने वाला नहीं है. ही हिमसेल्फ गो देयर. सो राजीव, हेड्स ऑफ टू यू. यू आर डूइंग सच अ ग्रेट. सो कैन वी ऑन अ नेक्स्ट. ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये तो मैं खुद भी पहले से सुनती आई हूँ, और ये मिथ बोलो या कुछ भी बोलो, बचपन से आपके दिमाग में सेट किया जाता है कि अब्रॉड पढ़ने जाना है तो ये बहुत एक्सपेंसिव है, महंगा है, बच्चे बहुत ब्रिलियंट है पर नहीं जा पा रहे हैं. सो इज अब्रॉड एजुकेशन रियली वेरी एक्सपेंसिव? नॉट रियली, ऑनेस्टली स्पीकिंग. यहाँ पे सिस्टम ऐसा चल रहा है अंकिता जी कि लोग को यही है कि अब्रॉड एजुकेशन की बात आती है ना, तो दिमाग में पहला यही आता है कि भाई अब्रॉड के लिए अगर हम बच्चों के प्लान करेंगे तो 20 लाख, 22 लाख, 25 लाख इतनी साल की ट्यूशन फीस आती है, और नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड दिस मच ऑफ अमाउंट. ठीक है, तो ये मैं और भी एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगा कि ये बहुत लोग ऐसे हैं जिनको ये अवेयरनेस ही नहीं है कि देयर आर सो मैनी अदर कंट्रीज़ कि जो जहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है और वहाँ पे एजुकेशन इज़ नॉट एट ऑल एक्सपेंसिव. जैसे मैं एक एग्जांपल दूँ, ठीक है, कि जैसे यूएसए की बात करते हैं, तो यूएसए के अंदर बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जो बच्चों को काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप्स देती है. ठीक है, अभी जैसे हमारे पास बहुत, मैं ऐसी यूनिवर्सिटीज़ मैंने विजिट की हुई है या मैं इंफॉर्मेशन मैंने स्टडी की हुई है कि वहाँ पे जैसे एग्जांपल $20,000 की ट्यूशन फीस है साल की,
वो लोग 50% स्कॉलरशिप देते हैं। मतलब उनकी ट्यूशन फीस हो गई $10,000 यूएसए में। साल की मतलब 7-7.5 लाख रुपए उसकी ट्यूशन फीस हो गई। ठीक है, चलो मैं इससे भी अगर और बात करूं, मैं बात करता हूं कि भाई जैसे दूसरे यूरोप में बहुत सारी शेंगन कंट्रीज है। हाँ। शेंगन मतलब कि जहां पे बच्चे के पास एक कंट्री का वीजा हो तो वो एक वीजा पे बाकी की जितनी 26-27 जो भी शेंगन कंट्रीज है, तो वो विदाउट अप्लाइंग एडिशनल वीजा, वो वही वीजा पे बच्चा पूरा शेंगन ट्रैवल कर सकता है। वाओ, दैट्स समथिंग सो गुड। यस, बहुत मेरे ऐसे बच्चे हैं जो कोई एक कंट्री में, शेंगन कंट्री में पढ़ाई करते हैं और वीकेंड में या वंस इन अ मंथ दे प्लान, लाइक वो 200 यूरो में, 150-200 यूरो में बच्चा लैटविया या पोलैंड से पेरिस जाता है। ठीक है, लो बजट एयरलाइंस की एडवांस में वो 20-25 यूरो में टिकट बुक करके, यस, वहां पे 2-3 दिन हॉस्टल में रहेंगे, बैकपैकर्स बन के जाएंगे। 150 यूरो में बच्चा पेरिस घूम के वापिस आता है। मतलब बाय द टाइम ही कंप्लीटेड ग्रेजुएशन, उसने पूरी 20-22 कंट्री अपने आप उसने एक्सप्लोर कर ली है। आप ये सोचिए, बन जाते हैं, यस, राइट। आप ये सोचिए, इंडिया में बच्चा अकेला सिर्फ गोवा घूम के आता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया होता है कि भाई मैं अकेला गोवा जाके आया। तो जो कंट्री मतलब सब लोगों का ड्रीम होता है यूरोप घूमना, बच्चा खुद वहां पे सेटल होके खुद अपना ट्रैवल प्लान बनाता है, खुद घूमता है, और ये सारी कंट्रीज उसने की, वो मतलब घूम के आता है बच्चा, उसका जो एक्सपीरियंस होता है लाइफ का वो बड़ा ही एडवांस हो जाता है, बच्चा बड़ा कॉन्फिडेंट बन जाता है। अगर मैं ट्यूशन फीस की यहाँ पे बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ है जो गवर्नमेंट फंडेड है, पब्लिकली फंडेड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, जिसकी साल की फीस सिर्फ 2,000 यूरो, ओनली 2,000 यूरो। अगर मैं उसको इंडियन रुपीस में करूँ तो इज ऑलमोस्ट लाइक 1,65,000, 1,70,000। मतलब हम सूरत में अगर बात करें 1,60,000 to 70,000 इंडियन रुपीज। मतलब बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज इंडिया में है, सूरत में है, जहाँ पे यहाँ लोकल ट्यूशन फीस बच्चों को 2.5-3 लाख रुपए पे करनी पड़ती है। ट्रू। बच्चा बैंगलोर जाएगा, पुणे जाएगा, बॉम्बे जाएगा, दिल्ली जाएगा, बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ इंडिया में एजुकेशन 5 लाख 6 लाख से कम नहीं होने वाला है। वैसे उतने ट्यूशन फीस में बच्चों के पास, मेरे पास 15 कंट्री के ऑप्शंस है in this budget only. in this budget। मतलब it starts from as little as 1,60,000 से लेके बच्चे का 4 लाख 5 लाख रुपए में वो बढ़िया से बढ़िया कंट्री में जाके पढ़ के वहां पे सेटल होने तक की भी उसके पास अपॉर्चुनिटी है। इट मीन्स दैट जो लोग विश करते हैं और कई बार ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं जा पाते हैं, किसी के पास बहुत टैलेंट होता है वो भी नहीं जा पाता है, यही सोच करके कि बहुत एक्सपेंसिव है। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं उतना एक्सपेंस हम यहाँ पे भी करते ही हैं। सो हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन भी हैं कि इसी बजट में हम स्टडी कर सकते हैं। द पीपल एंड द स्टूडेंट हु रियली ईगर टू गो आउटसाइड एंड स्टडी एंड शो देयर टैलेंट, तो ये जा सकते हैं। तो दिस इज़ नथिंग लाइक दैट कि बहुत एक्सपेंसिव हैं और अफोर्डेबल नहीं हैं। जैसे कि सर ने बताया कि 50% स्कॉलरशिप। जी बहुत। देखिए, मैं स्कॉलरशिप की थोड़ी डिटेल में बात करूँ ना गीता जी, बहुत अभी जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, फिनलैंड एक स्कैंडिनेवियन कंट्री, एक शेंगन कंट्री तो है ही है। मतलब अगर आपके पास फिनलैंड का वीज़ा हो, स्टूडेंट वीज़ा, तो आप पूरे 27-28 कंट्रीज़ में आप घूम सकते हो आराम से। ठीक है, आप पूरे ट्रैवल कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, फिनलैंड की एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड की बेस्ट एजुकेशन सिस्टम में कंसिडर होती है। Awesome. दूसरा, फिनलैंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, अगर आप लास्ट 5 years का रिकॉर्ड देखे तो दे ऑलवेज वेर ऑन टॉप, ऑन नंबर 1। That's amazing, guys. You should Google it. द मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री। वहाँ पे 2 तरीके की यूनिवर्सिटीज़ होती है। अप्लाइड साइंस यूनिवर्सिटी, जहाँ पे प्रैक्टिकल स्टडीज़ थोड़ी ज़्यादा होती है। दूसरी होती है रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटीज़। हर रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटीज़ के जितने भी प्रोग्राम्स है, हर प्रोग्राम में 2 ऐसी सीट्स होती है जहाँ पे बच्चे को 100% स्कॉलरशिप मिलती है। 100% मतलब इन फिनलैंड बच्चे को 1 पैसा ट्यूशन फीस का पे नहीं करना है। वो कंट्री के दूसरी कंट्री के जैसे ऐसे भी रूल नहीं है कि चलो आपका फ्री एजुकेशन है तो आपको लिविंग कॉस्ट गवर्नमेंट की बैंक अकाउंट में ब्लॉक फंड्स में रखना है या ये रखना है, कुछ नहीं। नो हिडन कॉस्ट, नो अदर हिडन कॉस्ट फॉर द गवर्नमेंट। 100% फ्री, मतलब 100% फ्री एजुकेशन। That's something. यस।
कुछ पे नहीं करेगा बच्चा. अलॉन्ग विद दैट गवर्नमेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को उतना सपोर्ट करती है कि जो वो 2 बच्चे हर प्रोग्राम में वो फ्री एजुकेशन में क्वालिफाई हुए हैं, वो बच्चों को गवर्नमेंट लिविंग कॉस्ट 5,000 यूरो का एडवांस में, जैसे बच्चे फिनलैंड पहुंचते हैं उनके बैंक अकाउंट खुलता है, गवर्नमेंट से उनको वो 5,000 यूरो उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट आएगा एज अ लिविंग कॉस्ट. ये इससे ज्यादा क्या चाहिए कि लिविंग कॉस्ट आपके अकाउंट्स में ऑलरेडी आ जाता है. मतलब हाफ ऑफ योर टेंशन फिनिश. यस, बट ये 2 बच्चों को मिलते हैं. बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड बच्चे मैं देखता हूँ कई बार अंकिता जी, कि जो बेचारे समझिए कि इतने अच्छे स्कोर्स होते हैं, उनके मार्क्स होते हैं, उनकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इतनी बढ़िया होती है और उनके बैकलॉग्स भी नहीं होते, जैसे वो रियली डिजर्व करते हैं. और वैसे बच्चे समझिए यहाँ पे पढ़ाई अच्छी करने के बाद भी अगर मैं उनको जब जॉब करते हुए देखता हूँ 15,000, 20,000 या 22,000 में उनकी शुरुआत. मतलब अगर वो बच्चे ऐसा कोई स्टेप ले या ऐसा कोई पढ़ाई कर ले आगे जाके तो उनका फ्यूचर कुछ और हो सकता है. 100%. ये बहुत सच बात है, क्योंकि जब आपको अपना डिजर्विंग मिलता है तो आप बहुत सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं और आपकी डिजर्विंग पे जब आप अर्निंग उसी तरीके से करते हैं तो कंपनी एंड यू बोथ ग्रो. 100%, राइट. 100%. जब आप नहीं कर पाते उतना, योर सेल्फ एस्टीम इन यू समहाउ यू गेट डाउन. बट ये बहुत बड़ी बात है कि जो ब्रिलियंट होते हैं उनको बैकआउट नहीं करना चाहिए. अपॉर्चुनिटीज आर ओपन हियर. ट्रू. थैंक यू सो मच राजा. दिस एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि सब लोग बहुत सुनते आते अब्रॉड इज एक्सपेंसिव, बहुत महंगा होता है, क्योंकि हर कोई सिर्फ यही सोचता है कि सिर्फ पैसे भरने हैं. हाँ, वही आपको एक्सपेंस करना है. चलो आई एग्री, कुछ एक्सपेंस करना भी पड़ता है, बट यहाँ पे ये जानना भी बहुत ज़रूरी है आपका वो एक्सपेंस समहाउ रिटर्न भी होता है. यस, सो इट्स नॉट एक्सपेंसिव, इट्स जस्ट अ मीथ. अगर आपको डिटेल में कोई भी आपकी प्रोफाइल एसेस करनी है तो आप आरजी इंटरनेशनल की कोई भी ऑफिस आप विजिट करिए. आप अपना हमारे काउंसलर से अपना अपॉइंटमेंट बुक करके आप एक बार, एंड वी डू नॉट चार्ज एनीथिंग फॉर द लाइक आप आके मिलो, अपनी प्रोफाइल एसेस कराओ. वी डू नॉट चार्ज एनीथिंग, इट्स 100% फ्री. आप आके अपना प्रोफाइल एसेस करा सकते हो. जी, दैट्स ऑसम. सो कैन वी हेड ऑन द नेक्स्ट. लेट्स सी. If student doesn't have money at all and he or she is very scholar student, then how we can help them? अगर बच्चा बहुत ही स्कॉलर है, उसके पास लेट्स सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो पहला जैसे मैंने अभी बताया ना, वो 2 प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जिसमें 100%, तो हम वो बच्चे को फिनलैंड या दूसरी ऐसी कोई कंट्री जहाँ पे अप टू 100% स्कॉलरशिप मिलती है, वहाँ तो पहला हम वही ट्राई करेंगे बच्चे को कि उसको स्कॉलरशिप मिल जाए, तो उस पर कोई बर्डन नहीं रहेगा. ठीक है, बच्चा आराम से, वो सिर्फ उसका फोकस फिर उसकी पढ़ाई पे रहेगा. लेट्स सी, अगर उसको 50% स्कॉलरशिप मिलती है और 50% उसको पे करना है, 100% में एलिजिबल नहीं होता है, तो वी हैव इन हाउस अवर टीम हु कैन हेल्प देम टू गेट अ एजुकेशन लोन. दैट्स ग्रेट. यस, अभी इंडिया के अंदर बहुत सारे लोगों को ये होता है कि भाई लोन के लिए धक्के कौन खाए बैंक में. ठीक है, तो आपको कहीं पे भी धक्के नहीं खाने हैं. awesome. मेरी टीम जो है वो आपके घर आएगी, आपसे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करेगी, आपका एजुकेशन लोन मेरी टीम पूरी प्रोसेस करेगी. ठीक है, और स्कॉलरशिप भी मेरी टीम आपके लिए करेगी, और जो भी रहेगा वी डू नॉट चार्ज एनीथिंग टू हेल्प यू फॉर एजुकेशन लोन. वो भी मेरी टीम, मेरे एक सर्विस में we do that free of charge for you. Consultancy free. You mean that? Really? That's yes. amazing. So जिन बच्चों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो आप तो प्लीज़ आप डरिए मत, या फिर आप स्ट्रेस मत लीजिए. प्लीज़ आप एक बार विजिट करिए, हर चीज़ का सॉल्यूशन हमारे पास निकलता है. डोंट वरी. सो ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं और मैंने देखे भी हैं जिनमें बहुत टैलेंट होता है, लड़का हो या लड़की, बहुत टैलेंट होता है, ब्रिलियंट होते हैं, बट समहाउ नहीं जा पाते हैं, अपना फ्यूचर ब्राइट नहीं कर सकते हैं. तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और ये क्वेश्चन इसीलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि फ्यू इयर्स बैक जैसे मेरे जैसे लोग काफ़ी ने फील किया होगा. तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, तो डू कनेक्ट हियर. तो आपको आपके ब्राइट फ्यूचर्स के काफ़ी सारे डोर्स यू कैन ओपन अप. जी जी जी. थैंक यू सो मच राजू फॉर दिस. और ये हर स्टूडेंट शायद पूछता होगा, व्हाट इज आइल्स एंड हाउ द बेंच स्कोर्स रिक्वायर्ड. अंकिता जी, आइल्स इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम. ये आपकी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को प्रूव करता है. बहुत सारे इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ जो है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, ठीक है, न्यूजीलैंड है, ठीक है, यूके भी है,
उनकी रिक्वायरमेंट रहती है कि भाई आइल्स में 4 मॉड्यूल्स होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, चारों की इंडिविजुअल एग्जाम्स होती हैं और उनके आउट ऑफ 9 बैंड्स, ठीक है ना, आउट ऑफ 9 बैंड्स एवरेज रिक्वायरमेंट 6.5 एंड अबव होनी चाहिए ओवरऑल और इंडिविजुअल शुड बी 6 एटलीस्ट, ठीक है ना, 6 एटलीस्ट इंडिविजुअल चारों में। तो अगर आपका इतना स्कोर है तो डेफिनेटली अच्छी यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर सकते हो और उसमें आपका एडमिशन होता है। वो सबसे पहला चीज़ आइल्स ही मांगते हैं और बैंड स्कोर जो है वो आउट ऑफ 9 में से होता है इनका। जैसे स्पीकिंग, लिसनिंग एंड ईच हैज टू बी स्कोर 6। यस, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग चारों में इंडिविजुअली आउट ऑफ 9 6 आपको मतलब आपको लाना है। 6 इज मस्ट। अच्छी यूनिवर्सिटी में अगर जाना है तो, और मास्टर्स या पीजी प्रोग्राम्स के लिए जा रहे हो तो ओवरऑल शुड बी एटलीस्ट 6.5, इंडिविजुअली 6 चलेगा। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए जा रहे हो तो ओवरऑल 6 शुड बी फाइन, बट इंडिविजुअल शुड नॉट बी लेस देन 6 इन ईच मॉड्यूल। ओके, हाँ, दैट्स ग्रेट। Is IELTS mandatory for all the countries? Not really. जैसे मैंने बताया जितने भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, कनाडा है, ठीक है, यूएस में भी चाहिए, तो दीज आर द कंट्री वेयर द स्टूडेंट्स कैन अप्लाई विथ IELTS। वेयर एल्स इन यूरोप, ठीक है, जो फिनलैंड है, पोलैंड है, स्पेन है, जर्मनी है, फ्रांस है, लैटविया, लिथुआनिया, हंगेरी, दीज आर द कंट्रीज अगर स्टूडेंट्स का प्रीवियस एजुकेशन इंग्लिश में है, जैसे उसने 12th ग्रेड तक वो बच्चे ने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की है, तो हमें उनसे एक सर्टिफिकेट ही लेना है उनके स्कूल से कि भाई उसका MOI सर्टिफिकेट जो हम बोलते हैं कि उसका प्रीवियस एजुकेशन जो इंस्ट्रक्शन जो था वो इंग्लिश में था, ठीक है, एंड उस पे उसका IELTS वेव ऑफ हो जाता है। ठीक है, बच्चे ग्रेजुएट किए हुए हैं, उनको मास्टर्स में जाना है, तो उनका जो लास्ट यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो होता है हम वहाँ से ये सर्टिफिकेट हम लेना होता है और इससे IELTS वेव ऑफ हो जाता है। तो इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर ऑल द कंट्रीज, यस, बट सम दे डू। ओके, जो आपने मेंशन किया वो कंट्रीज है जहाँ पे ये मैंडेटरी नहीं है और जहाँ पे किया वहाँ पे है। Okay. जैसे US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड UK, these are the countries where the IELTS is required. And one more thing out of this, how RJ International work on IELTS? See, we have our own IELTS coaching centers. Okay, हमारे सारे ऑफिस में हम IELTS ट्यूशन प्रोवाइड करते हैं। हमारे जितने भी फैकल्टीज हैं, they are all like ब्रिटिश काउंसिल सर्टिफाइड फैकल्टीज, कि जहाँ पे उनको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है और दूसरे की हमारे हर बैच में वहाँ पे बहुत सारे ऐसा होता है ना कि यहाँ पे गुजरात में बच्चे काफ़ी गुजराती मीडियम से आते हैं, तो उनका इंग्लिश का लेवल उतना नहीं होता। बच्चे 2-2, 3-3 महीने कोचिंग लेने के बाद भी जो डिज़ायर्ड स्कोर होता है वो हिट नहीं कर पाते। तो वो सिचुएशन में 1-on-1 एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमारे IELTS क्लासेस जितने भी है, जहाँ पे भी है, 10-12 बच्चों से ज़्यादा बच्चों को हम साथ में नहीं बिठाते। Where the faculty have the individual attention on every single student. अगर मैं आपसे इंडिविजुअल बैठूंगा, बात करूंगा, तो ही मुझे पता चलेगा कि ये बच्चे का लेवल कितना है, बच्चा कहाँ पे गलती करता है। And accordingly you all work on that. Yes. बच्चे मैं एक क्लास में 50 बच्चों को बिठा के बैठूंगा, मैं IELTS पढ़ाऊंगा, तो बच्चे क्या पढ़ेंगे फिर? मुझे पता भी नहीं रहेगा कौन आया कौन गया। तो ये हमारा है कि हम लोग बहुत इंडिविजुअल फोकस करते हैं। एवरी वीक हमारे मॉक टेस्ट होते हैं, ठीक है, बच्चे के टेस्ट होते हैं, एग्जाम्स, काफ़ी हम लोग बच्चों को प्रैक्टिस मटेरियल बहुत देते हैं, जिससे एक्चुअल एग्जाम में बच्चे जो स्कोर्स उनकी चाहिए वो हिट कर पाए। बहुत बार ऐसा होता है ना कि बच्चे आधे बैंड के लिए बच्चे के हाथ से स्कोर निकल जाता है, बच्चे के हाथ से एडमिशन निकल जाता है। तो ये तब पता चलते हैं ये वैल्यूज़ कि आधा बैंड कितना मैटर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, और अटेंशन देना तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एक बात ये कह सकते हैं कि अगर कोई बच्चा या पेरेंट्स आते हैं जो शायद ब्लैंक है, उनको पता है कि बाहर जाना है, कहाँ जाना है ये नहीं पता है, ब्रिलियंट है ये पता है, स्कोरिंग बहुत अच्छी है, ये IELTS क्या है, कैसे जाना है, कैसे स्कॉलरशिप मिलता है, कितना फ़ीस है, एक्सपेंसिव है भी या नहीं भी, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। तो आई कैन से आप कंसल्ट कर सकते हैं यहाँ पर आकर के, ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे खुद को बहुत क्लियर हुई है राजू, आई कैन से। तो पिक्चर क्लियर हो जाता है कि आपका फ्यूचर, आप अगले 5 साल 2 साल आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं। सो
You will have a really right guidance, and जो आपका रोड मैप जो बनता है वो डिसाइड करता है कि आप कहाँ पे जाके आपका एंड होना है वहाँ पे। तो ये बच्चों के लिए बहुत मैटर करता है। बच्चों के लिए मैटर करता है कैसे कि गोल होना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि 12th स्टैंडर्ड में आप यहाँ पर हो, अगले 3 साल में आप कहाँ पर होगे, अगले 5 साल में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। 100%। तो ये रोड मैपिंग आपकी यहाँ बहुत क्लियर हो जाती है और आप अपने विजन से कंप्लीट क्लियर हो जाएंगे जी। सो हर एक इंसान की लाइफ में गोल होना बहुत बहुत ज़रूरी ज़रूरी है। होता है, बहुत ज़रूरी होता है। सो कैन वी गो अहेड? यस प्लीज। What about return on investment of investing money on tuition fees? जितने भी बच्चे वहाँ पे पढ़ाई करते हैं अंकिता जी, तो वहाँ की वो कंट्री की गवर्नमेंट हर बच्चे को, अभी जैसे बैचलर्स या मास्टर्स कंप्लीट किया, 1 साल से लेके 3 साल तक के पोस्ट स्टडी वर्क परमिट देती है। ओपन वर्क परमिट जिसको हम बोलते हैं, कि बच्चे वहाँ पे पढ़ाई ख़त्म कर ली, उनको एक अपॉर्चुनिटी की भाई यहाँ पे अभी आप 1 साल से लेके 3 साल तक आप काम ढूंढो, अपना वर्क एक्सपीरियंस आप यहाँ से लो, यहाँ के कॉर्पोरेट कंपनी से लो। बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी है जो आपको ऑन कैंपस उनके जॉब सिलेक्शंस भी हो जाते हैं, उनको इंटर्नशिप्स मिलती है। तो बच्चों को जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वहाँ पे बच्चा पढ़ाई के बाद 1 साल से लेकर 3 साल रहेगा, वहाँ के सिस्टम को समझेगा, वहाँ पे काम करेगा, जॉब करेगा। तो वो अपॉर्चुनिटी वो जो है दैट इज़ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि बच्चे ने एक्सपीरियंस लिया, उसको आगे अपॉर्चुनिटी मिलती है परमानेंट रेसिडेंसी लेने की। और यस, तो जैसे ही कुछ कंट्रीज़ में 4 साल का है, कुछ कंट्रीज़ में 5 साल का है। कनाडा जैसी कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि भाई आपने पढ़ाई ख़त्म कर लिया, अपना 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट ले लिया, PGWP ले लिया, जैसे ही आपको 6 महीने या 1 साल हो गए मतलब काम करके वहाँ पे, यू कैन स्ट्रेट अवे अप्लाई फॉर द परमानेंट रेसिडेंसी। फिनलैंड जैसी कंट्री में ऐसा है कि वहाँ पे तो स्टडी ड्यूरेशन भी काउंट होता है कि आपने वीज़ा के साथ में कि जैसे बच्चा यहाँ पे 3 साल 4 साल के बैचलर्स में गया, तो वहाँ पे 4 साल के बाद बच्चा सीधा PR अप्लाई कर सकता है। तो जैसे 4 साल की पढ़ाई खत्म की, उसका जो वीज़ा टाइप रहता है वो A टाइप रहता है। ओके। तो A टाइप के अंदर वो लीड करता है सीधा परमानेंट रेसिडेंसी को। 4 साल उसको, तो उसको वहाँ पे 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क है, बट जो बच्चे 4 साल का पढ़ाई करते हैं उनको वो भी लेने की जरूरत है, वो दे आर एलिजिबल फॉर PR आफ्टर 4 years। मतलब स्टडी कंप्लीट होते ही ये अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ। तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट यही है कि बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलती है सेटल होने की, वर्क अपॉर्चुनिटी, कॉर्पोरेट कंपनीज में सेटल होने की। फिनलैंड में बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी है जो स्टूडेंट पे इन्वेस्टमेंट करती है। ओके। यस, जैसे इनोवेटिंग आइडियाज़ होते हैं। अभी कोई बच्चे ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, उसके पास कोई ऐसा आइडिया है कि जिसको उससे बिजनेस करना है, तो वो आइडिया यूनिवर्सिटी के साथ शेयर करेगा कि भाई स्टार्टअप मुझे करना है, मेरा ये प्रोजेक्ट है। तो यूनिवर्सिटी फंडिंग करेगी, ठीक है, अप टू 100,000 यूरो का। ठीक है, यस, यूनिवर्सिटी उसमें पार्टनरशिप उसकी रखेगी, ठीक है, बट फंडिंग उसको करेगी। तो ऐसे बहुत ऑप्शंस है जो बच्चों को, पेरेंट्स को, किसी को पता नहीं है। पर ये बहुत अच्छा आइडिया है ना कि अगर आपके दिमाग में कोई स्टार्टअप है तो आप काफ़ी सारे लोग फाइनेंशियल की वजह से उस चीज़ को बाहर नहीं ला पाते हैं, और यहाँ पे इतना ग्रेट चांस है कि अगर यू आर टैलेंटेड, आप पढ़ाई भी कर रहे हो, आप अर्निंग भी कर रहे हो, और इन बिटवीन दैट कि आप हो सकता है जॉब के अलावा अपना कुछ और सेटअप भी कर सकते हो जिसके लिए गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। दैट इज, तो राजीव वी कैन से कि ये सिर्फ एक्सपेंस नहीं है, दिस इज इन्वेस्टमेंट, दिस इज अ रियल इन्वेस्टमेंट जहाँ पे बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं और अर्न भी कर रहे हैं, सेटल भी हो रहे हैं yes. तो ड्यूरिंग स्टडी दे कैन अर्न ऑल्सो। डेफिनेटली। देखो, हर एक कंट्री में, वहाँ पे हर कंट्री के रूल्स अलग अलग होते हैं। कुछ कंट्रीज़ में वो 20 आवर्स की परमिट होती है, कुछ कंट्रीज़ में नहीं भी होती, दे ओनली अलाउ टू वर्क इन द यूनिवर्सिटी कैंपस। कुछ कंट्रीज़ में 25 आवर्स, कुछ कंट्री में 30 आवर्स। फिनलैंड में अभी रिसेंटली रूल चेंज हुआ, तो वो 30 आवर्स की स्टूडेंट्स को परमिट देते हैं कि स्टूडेंट्स कैन वर्क 30 आवर्स ड्यूरिंग द स्टडी पर वीक, एंड दे कैन वर्क फुल टाइम ड्यूरिंग वैकेशन। तो इतना वो लोग कर लेते कि अगर पेरेंट्स एक बार उनकी ट्यूशन फीस पे कर लेते हैं, तो नेक्स्ट ईयर ट्यूशन फीस जो है, अगर बच्चे पार्ट टाइम अच्छी जॉब करेंगे, फुल टाइम वैकेशन में करेंगे और अच्छे से जिएंगे, मतलब इकोनॉमिकली वो थोड़ा उनके हिसाब से, तो दूसरे साल की फीस भी वो मैनेज कर सकते हैं उसमें से, एंड वो लायबिलिटी नहीं बनेंगे, वो अपने आप सारी चीज़ें मैनेज कर लेंगे। दैट्स अमेजिंग। मतलब आई कैन से कि वो इंडिपेंडेंट बन जाता है।
डेफिनेटली राइट। और इंडिपेंडेंट बनना कितना ज़रूरी है वो हम सभी बहुत जानते ज़रूरी है। हैं। आज एक पेरेंट्स के लिए एक मैसेज है कि आप ये सोचिए, बच्चा 18-19 साल का है, जो बच्चे यहाँ पे उनको ये भी नहीं पता कि भाई बिजनेस कैसे करना है, जॉब कैसे करना है, वो एक आप सोचिए कि इंडिया में बच्चे 18-19 साल के बच्चे कैसी दुनिया में एक अपनी दुनिया में जीते हैं। Yes. और वहीं पे बच्चे वहाँ जाते हैं, उनको मैच्योरिटी लेवल बहुत जल्दी आ जाता है। उनको पता है कि भाई मुझे ये, उनका जो मेन है वो टाइम मैनेजमेंट होता है अंकिता जी। Yes, so true. हफ्ते में 3 दिन उनके 4 दिन उनके यूनिवर्सिटी क्लासेस होते हैं, क्लासेस के बाद वो जॉब करते हैं, जॉब के बाद उनके खुद के लिए अगर उनके घर में उनके खाना बनाना, पर्सनल शॉपिंग करना, ये करना, तो ये सारी चीज़ें एट द एज ऑफ 18, 19, 20 बच्चे ये एज में जो मैनेज करके जो सीखते हैं, हर दिन उनका नया एक्सपीरियंस होता है। और कौन पेरेंट्स आज नहीं चाहता है कि ये जो बाहर भेजते भी हैं, स्टडी भी करवाते, सिर्फ इसी चीज़ की वजह से ना कि बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाए। तो यहाँ पे सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी तो यही है कि बच्चे खुद ब खुद प्रैक्टिकल होकर इंडिपेंडेंट बन जाते हैं, आपको बनाना नहीं पड़ रहा है। और पहली बात, ये बर्डन बहुत हल्का हो जाता है कि नेक्स्ट ईयर फीस भरना है या भेजना है वहाँ पे, जबकि आप देख रहे हो आपका बच्चा वहाँ पर जाकर खुद अर्निंग करने लग जाता है। जी जी जी। और एक चीज़ कई बार अंकिता जी मुझे लोग ये पूछते हैं कि बच्चे को कब भेजना चाहिए, 12th कंप्लीट करने के बाद भेजना चाहिए या फिर ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स के लिए भेजना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि बच्चा जब 12th पास कर लेना उसके बाद भेजो, आफ्टर 12th। उसमें बेनिफिट पेरेंट्स के लिए, बच्चे के लिए ये होता है कि बच्चा जब 12th तक स्कूल में होता है ना, वो बड़ी डिसिप्लिन में होता है। ठीक है, उसको दूसरी बाहर की दुनिया की कोई हवा लगी नहीं होती है, अवेयरनेस नहीं होती उतना। और दूसरा क्या होता है कि उसको पता, मतलब बच्चे में थोड़ी सिंसेरिटी ज़्यादा होती है कि भाई पेरेंट्स ने मेरे पीछे इतना इन्वेस्टमेंट किया है, मुझे पढ़ाई करना है, मुझे ये करना है, वो करना है। ठीक है, जब बच्चे ग्रेजुएशन करके जाते हैं तो वो ग्रेजुएशन वाली जो लाइफ जो बच्चे यहाँ पे जी लेते हैं 3 साल की, वो बंक मारना क्लास में, दोस्तों के घूमना फिरना, काफी सारा वो जो माइंड डाइवर्ट होता डिसिप्लिन है। जो होता है ना, वो थोड़ा डिसिप्लिन से वो बाहर आ चुके होते हैं। ठीक है, तो ये टाइम के बाद बच्चे मास्टर्स में, तो कई बार ऐसा होता है कि भाई थोड़ा बच्चों को फिर मतलब वो जो ये जो सीरियस नहीं होते कुछ बच्चे, तो इसीलिए मैं थोड़ा ये हमेशा मेरा ट्राई रहता है कि बच्चे 12th के बाद अगर जाए ना तो उनके लिए बहुत अच्छा है। जल्दी पीआर, जल्दी सिटीजनशिप, जल्दी बच्चे सेट हो जाते हैं। आई कैन से कि मोर फोकस्ड होते हैं, फोकस्ड होता है, माइंड डाइवर्ट नहीं होता, क्योंकि जैसे ही एक आप अपने गोल से हट करके बाहर कुछ करने लग जाते हो, काफी सारे फील्ड में आजकल हम देख ही रहे, किसी को ये करना होता है तो कोई दूसरे जगह में डाइवर्ट हो जाता है। तो बेटर है कि हम एकदम करेक्ट फोकस्ड में जाए, 100%, है ना, तो 100%। बच्चे भी अपना 110% दे सकते हैं, एंड वेरी क्लियर विजन ऑल्सो। So next is, can students work while studying? Yes. स्टूडेंट, जैसे मैंने अभी बताया ना कि 20 घंटे वो आराम से कर सकते हैं, 20 to 25, 30 hours according to the country. हर कंट्री के रूल्स अलग हैं। So they can survive the particular country. Yes, they can also work full time during the vacation. That's great. जिसका जैसे परमिट रहता है, they can work accordingly. Yes. और ओवरऑल यहाँ का एक मोटिव है ना कि इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। सबसे ज्यादा अच्छी चीज तो ये है कि इंडिपेंडेंट हो जाते हैं आप। जी। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक्सपेंस कर रहे हैं, आप एक ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ पे आपका रिटर्न एकदम श्योर है। 100%। ये बहुत है इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट इज मैरिड, कैन दे टेक दिस स्पाउस अलोंग? यस, इट डिपेंड्स। ओके, हर कंट्री का रूल अलग है। अगर मैं बात करूँ यूके की, तो यूके में बच्चा अगर बैचलर्स के लिए जा रहा है, मैरिड है, तो ही कैन नॉट, क्योंकि वो लेवल 6 तक का प्रोग्राम होता है। लेवल 7 का प्रोग्राम होता है यूके में एग्जाम्पल, तो वो ले जा सकता है स्पाउस को, मास्टर्स के लिए पढ़ाई के लिए गया हो। ठीक है, फिनलैंड की बात करूँ तो फिनलैंड में 100%, मतलब बैचलर्स हो, डिप्लोमा हो, एडवांस पीजी डिप्लोमा हो, मास्टर्स हो, दे कैन टेक देयर स्पाउस। इवन जो उनके अगर बच्चे भी हैं तो बच्चे भी डिपेंडेंट वीजा पे जा सकते हैं साथ में। अगर बच्चे वो एज में है कि जिनको स्कूलिंग करनी है वहां जाके, ठीक है ना, तो उनकी स्कूलिंग भी वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। रियली? यस। तो बच्चों मतलब स्पाउस कैन वर्क फुल टाइम, स्टूडेंट्स कैन वर्क 30 आवर्स, स्पाउस कैन वर्क फुल टाइम, और बच्चे जो है वो फ्री में पढ़ेंगे वहां पे। फ्री एजुकेशन। देयर आर नो
ये कुछ बहुत ज़्यादा अमेजिंग है कि टेंशन नहीं है कि इफ़ यू आर मैरिड, यू हैव किड्स, तो आप नहीं ले जा सकते, आप ले जा सकते हो, ऊपर से आपके बच्चे स्टडी भी कर सकते हैं जी। और फिनलैंड जैसी कंट्री में हम तो यहाँ तक का मतलब बच्चों को बोलते हैं कि भाई हम लोग आपको एक ही फ्लाइट में भेजेंगे। ऐसा नहीं कि पहले स्टूडेंट गया और 2 महीने बाद स्पाउस और बच्चे जाएंगे, साथ में दे कैन ट्रैवल टुगेदर इन वन फ्लाइट। Wow, so protective and so secure. Family can go. You guys are really doing a great work. Thank you, Ankita ji. Can student spouse work there a full time or a yes, part time? मैंने जैसे अभी बताया, yes. Students can work according to their number of hours which is government is offering 20 to 30 as I said. Spouse can work full time. Okay. Spouse को no कोई restriction on नहीं that. है, नहीं restriction. Spouse को business भी करना है, he can do a small business, no problem. And बच्चे जो है उनकी एजुकेशन फ्री हो गई। That's great, huh? ठीक है। One family can sit. What documents are required? Documents all academics उनके जो है बच्चों के 10th onwards 10th 12th, अगर आप ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हो, मास्टर्स के लिए जा रहे हो तो 10th 12th और ग्रेजुएशन, ठीक है। पासपोर्ट, अगर आइल्स की रिक्वायरमेंट हो तो आइल्स की सर्टिफिकेट, और नहीं है तो MOI का लेटर। और आप इसके लिए मैं यही गाइड करूँगा कि एक बार हमारे ऑफिस को कंसल्ट करिए, हमारे काउंसलर से कंसल्ट करिए। वो आपको कंट्री वाइज, आपको जिस कंट्री में जाना है उसकी चेकलिस्ट आपको समझाएंगे, और वो अकॉर्डिंगली आप डॉक्यूमेंट्स लेके आप उनसे वापस विजिट करिए। बेस्ट वही रहेगा। That's great. Number of intakes in a year? अंकिता जी, मेजर इंटेक जो होता है वो सितंबर होता है, ठीक है। सितंबर में हर कंट्री में ज़्यादातर बच्चे सितंबर में जाते हैं, उसके बाद जनवरी भी होता है। यूके जैसी कंट्री में सितंबर, जैन एंड मे, these 3 are the major intakes in UK. In other countries, US और बाकी सब कंट्रियों में, कनाडा में भी मई महीना है, मई, सितंबर एंड जैन, बट मेजरली मई, सितंबर एंड जैन। कुछ में सिर्फ जैन और सितंबर। ओके। यस, फिनलैंड में सिर्फ सितंबर एंड कुछ अंडर ग्रेजुएट्स प्रोग्राम्स है, वो बैचलर्स प्रोग्राम वो जनवरी में है। तो अकॉर्डिंगली एजुकेशन एंड अकॉर्डिंग कंट्री सबका इंटेक डिफरेंट है और मैटर करता है, जिसका अवेयरनेस होना भी बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन सी स्टडी कर रहा है, और आप 6 महीने बाद या साल भर बाद में कौन सी कंट्री में जाना चाहते हैं, कौन सा कोर्स करना चाहते हैं, कौन सा मास्टर या डिग्री करना चाहते हैं, उसका अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। हम अंकिता जी इसीलिए मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगा कि कई बार बच्चे ब्लैंक होते हैं, उनको पता ही नहीं है कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, क्या पढ़ाई करूँ। तो वो सिचुएशन में मेरे काउंसलर्स, मेरी जो टीम है पूरी बहुत ट्रेन है, तो हम बच्चे की पूरी प्रोफाइल को असेसमेंट करते हैं, उनका एकेडमिक बैकग्राउंड चेक करते हैं, पेरेंट्स का फाइनेंशियल बैकग्राउंड चेक करते हैं, मतलब उनकी करंट एक्टिविटीज़, और वो अकॉर्डिंगली हम उनको सबसे हो सके उतने कम एक्सपेंस में बढ़िया से बढ़िया कंट्री, जो कोर्स ज़्यादा डिमांड में है, डिमांड में आने वाला है, ठीक है, वैसे प्रोग्राम्स भी हम बच्चे को ऑफर करते हैं। ये पूरा हम एक बच्चे की प्रोफाइल को देख के समझ के असेसमेंट करके पूरा देते हैं, बेटा तुम ये करो, यहाँ करो और इस तरीके से करो। ओके। तो जो स्टूडेंट्स, जो पेरेंट्स शायद सोच भी रहे हैं कि फाइनेंशियली सिक्योर नहीं है, फाइनेंशियली हमें क्या करना चाहिए उसका भी पता नहीं है, बट वो चाहते हैं उनका बच्चा बाहर जाके पढ़े और कुछ बने। आज हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बेटा बेटी बड़ा होकर के कुछ बन जाए, बट ये जो क्राइटेरिया है फाइनेंशियल का, वहाँ पे भी आरजी इंटरनेशनल हेल्प यू आउट 100% विद देयर बेस्ट गाइडेंस, स्कॉलरशिप, बैंक लोन, क्योंकि इनका सब कुछ इन हाउस है, जहाँ पर आपको इन हाउस सारा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, सारी गाइडलाइंस दी जाएगी और बाकायदा पर्सनल अटेंशन के साथ में समझाया जाएगा। 100% टीम पूरी फोकस स्टूडेंट्स की प्रोफाइल पे बहुत पर्सनल लेवल पे कर रही है। और मैं सबसे इम्पोर्टेंट ये बताऊंगी, जो मुझे आपका फोकस है वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, बीइंग CEO ऑफ दिस। आप खुद जाते हैं, हर एक कंट्री में जाते हैं, आप ट्रैवल करते हैं इतना। आई मस्ट से यू ट्रैवल मोर देन हाउ मेनी कंट्री? आई ट्रैवल मोर देन 70 कंट्री। यस। तो इनके पास इतना नॉलेज है, इनसे ही कंसल्ट हो जाएगा क्योंकि ये खुद जाते हैं, इनके वीडियोस काफ़ी सारे बाहर है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी बाहर है, और ये इसीलिए जाते हैं क्योंकि ये स्टूडेंट्स और बच्चों को भेजने से पहले खुद वो चीज़ सारी एक्सपीरियंस करते हैं। नो मीडिएटर, ही हिमसेल्फ। That's amazing. Can students apply for PR? The same questions. Yes. PR हर कंट्री देती है, उसके एलिजिबल क्राइटेरिया हमें कंप्लीट करने पड़ते हैं। हर कंट्री में पढ़ाई के बाद
3 साल 4 साल 5 साल फुल टाइम आप काम करो, गवर्नमेंट आपको ओपन वर्क परमिट, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट्स देते हैं, इसकी फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करो। जैसे आप कंप्लीट करते हो, ठीक है, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द परमानेंट रेसिडेंसी। कोई कंट्री में 4 साल के बाद कोई लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, आप सीधा PR अप्लाई करो। बट यस, परमानेंट रेसिडेंसी के बाद अगर आपको वो कंट्री का सिटीजनशिप पासपोर्ट अगर अप्लाई करना है, ठीक है, तो हर कंट्री के पासपोर्ट्स लेने के लिए कुछ नॉर्म्स होते हैं, ठीक है। इंडियन सिटीजनशिप आपको सरेंडर करनी पड़ती है, ठीक है। आप OCI बाद में अप्लाई कर सकते हो, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। बट अगर जैसे मैं UK की बात करूँ तो UK के अंदर कैसे लिव इन UK का एक एग्जाम होता है, थोड़ा आपको UK का हिस्ट्री पता होना ज़रूरी है। वो एक बेसिक एग्जाम होता है, क्लियर करके फिर आप यू कैन अप्लाई फॉर द सिटीजनशिप। यूरोप में कोई भी कंट्री लीजिए आप, जैसे स्पेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, या फिर फिनलैंड है, या फिर पोलैंड है, या लैटविया, लिथुआनिया, कोई भी कंट्री हो, PR तक लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स नहीं होती। बट जब सिटीजनशिप अप्लाई करते हो तो आपको B2 लेवल तक का लोकल लैंग्वेज आपको आना ज़रूरी है। और आई थिंक सो इतने साल रहने के बाद में स्टूडेंट सीख ही जाते हैं ऑलमोस्ट। एक और चीज़, यूरोप के अंदर स्पेशली हर कंट्री में, हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई उनकी सारी इंग्लिश में है, सारी इंग्लिश में। बट एक सब्जेक्ट होता है लैंग्वेज का, जो वो फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं। ग्रेट। अभी जैसे बच्चा स्पेन गया तो स्पेनिश लैंग्वेज का एक क्लास होता है जो बच्चे लोकल लैंग्वेज सीखेंगे। बच्चा फिनलैंड गया तो फिनिश लैंग्वेज का एक क्लास होता है जिसमें बच्चा लैंग्वेज सीखेगा। ABCD से सिखाते हैं वो लोग कि भाई ABCD अपना कैसा होता है, वहाँ पे फिनिश में कैसे होता है, वहाँ से बड़े ग्राउंड लेवल से सिखाते हैं बच्चे। और दूसरे की लोकल लोगों के साथ उनको कम्युनिकेशन का एक अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो जैसे वहाँ के माहौल में ढलते हैं ना, तो ढलने के बाद बच्चे अगर फोकस करेंगे तो 4-5 महीने में बेसिक वो बोलना शुरू कर लेंगे बड़े अच्छे से। बाय द टाइम आफ्टर 4 साल 5 साल they will be very fluent. I know many of my students, they are super fluent. They are like a native speaker. अगर आप उनको फोन पे या कहीं दीवार के पीछे बात करते सुनोगे, you will think like okay कोई लोकल बंदा है, बट अपने बंदे भी ये लेवल तक आ चुके हैं अभी। Very proud, really very honestly proud, yes, really proud. And even you guys also help from here, right? कि अगर देखो हर कोई जाता है तो यही चाहेगा कि बाद में PR ले ले, सिटीजनशिप ले ले। तो हर बच्चा, हर स्टूडेंट यही चाहेगा कि 4-5 साल स्टडी में बिता दिए, नाउ अप्लाई फॉर द PR। तो इसके बाद आप लोग खुद भी इतना ही हेल्प करते होंगे। हम लोग डेफिनेटली, एज आई सेड, हम लोग हर साल बच्चे को विजिट करते हैं। हम लोग हमेशा ये बताते हैं कि बेटा कोई प्रॉब्लम हो अपने पेरेंट्स को कॉल करो, उससे पहले हमें कॉल करो। पेरेंट्स शायद हेल्प नहीं कर पाएंगे, हम शायद कर पाएंगे, ठीक है। मैं हमेशा बच्चों को मिलके यूनिवर्सिटी से भी कंसर्न रखता हूँ कि भाई इनको बच्चों को कोई दिक्कतें ना आए, ठीक है। और इवन पेरेंट्स को विजिट करना होता है तो उनकी वीज़ा के लिए, मतलब हर एंड से हमारा सपोर्ट बच्चों को रहता ही है। मतलब आपका गाइडेंस प्रॉपर बना रहता है जी, हर चीज़ के लिए, वीज़ा, PR, पेरेंट्स, स्टडी, सर्वाइविंग, लाइवलीहुड। लोग ये सोचते हैं कि बच्चे का वीज़ा आ गया तो यहाँ पे जर्नी एंड हो गई। हम ये सोचते हैं कि बच्चे का वीज़ा आया, जर्नी अभी शुरू हुई, बिकॉज दे आर गोइंग टू बी अवर स्ट्रॉन्ग एसेट in the country, and they're going to be, you know, the best alumni of our partner university. So this is what we see, this is how we see to our student. Very proud Indians, I can say, really we feel that कि हमारे ही स्टूडेंट जा करके कितने ब्रिलियंट स्टैंड आउट होते हैं। एंड यू गाइज आर प्रोवाइडिंग ऑल द गाइडलाइंस एंड दी, आप यहाँ पे सारी इनसिक्योरिटीज़ को डिसअपियर करते हैं। क्योंकि बहुत सारी ये जो क्वेश्चंस थे जो पेरेंट्स स्टूडेंट्स में हमेशा रोमिंग अराउंड रहते हैं, कहीं ना कहीं बाहर नहीं आ पाते हैं। जी। तो आप एक कंसल्टेंसी से ये सारी चीज़ों से बाहर आ सकते हैं और अपने विजन को क्लियर कर सकते हैं। जी दोस्तों, आप हमारा जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। बहुत सारे ऐसे वीडियो मिलेंगे, बहुत सारे कंट्री के हम प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन अरेंज करते हैं जिसमें हम स्टूडेंट्स, पेरेंट्स सबको बुलाते हैं और हर एक छोटी से छोटी चीज़ बच्चों को वहाँ जाके क्या करना है, कैसे करना है, सारा डिटेल में हम एक्सप्लेन करते हैं हमारे बच्चों को। तो एक बार मैं आपको इतना रेकमेंड करूँगा कि एक बार RG इंटरनेशनल को आप पर्सनली विजिट करिए अपॉइंटमेंट लेके, और हमारे काउंसलर्स, मेरी टीम, मेरे मैनेजर्स, आप मुझे भी मिल सकते हैं। अगर आप मेरी टीम से कोऑर्डिनेट करेंगे, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। अगर मैं ऑफिस में हूँ तो, मैं ट्रैवलिंग पे हूँ तो मैं वापस आके, येस यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विद मी डायरेक्टली एज वेल। तो थैंक यू सो मच
Ankita ji, thank you so much for visiting us, and I really appreciate your efforts, time and support, and definitely जो information, जो discussion, जो बातें आज हमने यहाँ पे की है वो कहीं ना कहीं ऐसी families, ऐसे बच्चों को तक पहुँचेगी, हेल्पफुल हो पाए हमेशा। तो ये एक सेटिस्फेक्शन भी अलग होता है कि भाई एक राइट बंदे के पास अगर ये राइट इन्फॉर्मेशन गई जो डिज़र्व करता है, तो ये हमारे लिए मतलब ये जो सेशन या ये जो टाइम हमने स्पेंड किया है वो मतलब ये से फील होता है कि रंग लाया हमारा, फ्यूचर बन सकता है 100%. और आई एम श्योर बनेगा। एंड थैंक यू सो मच टू यू। मैं खुद ही बहुत सारे क्वेश्चन से अनअवेयर थी जिसका मुझे आज पता भी चला है, तो मैं आगे किसी को बता सकती हूँ, क्योंकि हम डे बाय डे जो हमारा लाइफस्टाइल है, हम बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलते रहते हैं जहाँ पे हम किसी को भी हेल्प आउट कर सकते हैं ड्यूरिंग दिस, और इससे अगर किसी की लाइफ और फ्यूचर ब्राइट होता है तो इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती है। ट्रू ट्रू ट्रू। थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग अस अवर चैनल, सब्सक्राइब, शेयर इट एंड डू कमेंट अस, एंड प्लीज फॉरवर्ड टू योर फ्रेंड्स एज वेल। ये दूसरों को भी बहुत हेल्प कर सकती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू अंकिता जी। थैंक यू। बाय।